गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी रीडर बुक की यूनिट 5 चैप्टर 5 गो ग्रीन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अब हम अपनी इस वीडियो में पेज नंबर 110 से स्टार्ट करेंगे। A1 से पेज नंबर 110 आप अपनी रीडर बुक का खोलेंगे और वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। A1 से हम स्टार्ट करते हैं। एनसर्कल द वर्ड्स विच यू थिंक आर डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट एंड मेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ पुअरर ईच डे। बेटा जैसा कि इस चैप्टर इस यूनिट के नाम से ही गो ग्रीन मीन्स ऐसे काम करना जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी हो, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें। ठीक है, तो ये हम अब ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं पॉइंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं और उनके लिए हमें कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। A1 में आपको कहा गया है कि आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, ख़राब करते हैं, नष्ट करते हैं। एंड मेकिंग द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ पुअरर ईच डे, और हमारे जीने का जो तरीका है, हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसे और पुअर बनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आपको एक टेबल दी गई है, आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स, क्या हमारे प्लांट्स जो हैं हमारे एटमॉस्फेयर को डैमेज करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ग्लेशियर्स भी नहीं करते। रबिश होते हैं कूड़ा करकट अगर आप इधर उधर फेंकते हैं तो उससे हमारा एनवायरनमेंट ऑब्वियसली डैमेज होता है, तो हम इन्हें सर्कल करेंगे। क्रॉप्स फसलें हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती। टॉक्सिक वेस्ट हो गया, केमिकल्स का जो वेस्ट होता है जैसे सिरिंज वगैरह, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को जो भी हमारे विषाक्त पदार्थ होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। एनिमल्स हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते। क्लाउड्स, रिसाइकलिंग प्लांट्स, ये तीनों चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करती। प्लास्टिक डैमेज करती है। वेहिकुलर एमिशन क्या होता है? जो व्हीकल से निकलने वाला धुआं या फिर जो भी रिलीज होता है व्हीकल से, नॉइज़ हो गई व्हीकल्स की, और हमारा एमिशन धुआं हो गया, तो ये हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं क्योंकि इनसे बहुत ही हानिकारक रेज माना जाता है कि निकलती हैं। कोई भी चीज़ आप देखो, जैसा आप क्लासरूम में पहले बैठते थे, आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस दिन आप नॉर्मल रूम में बैठे होते हैं उस दिन का टेम्परेचर रूम का, और अगर आप स्मार्ट बोर्ड वाले रूम में बैठे हैं सारी चीज़ें कर्टन्स और डोर्स बंद करके, तो उसमें कितनी गर्मी होती है। तो वो रेज छोड़ती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, और इनकी वजह से ये हमारा एनवायरनमेंट प्रभावित होता है। डिप्लेटिंग फॉरेस्ट का कम होते जाना, इसलिए पेड़ों का कम होते जाना, फॉरेस्ट का कम होते जाना हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है। A2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। इसमें लेसन है इट्स गेटिंग हॉटर। नाउ A2 देखेंगे पहले हम। हियर इज अ स्वीट लिटल पेंगुइन कॉल्ड पिंगू telling you how misdeeds of men are affecting our every living being on earth। इसमें एक पिंगू नाम का एक छोटा सा प्यारा सा पेंगुइन है जो हमें ये सुना रहा है, बता रहा है हाउ मिसडीड्स ऑफ मैन, कि मिसडीड्स जो गलत काम है इंसान के, वो कैसे एवरी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ, जो भी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ हैं उनकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। अगर हम कहें कि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में चेंजेस आ रही हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट डे बाय डे पुअर डैमेज होता जा रहा है, उसकी क्वालिटी पुअर होती जा रही है, तो इसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स ही प्रभावित हो रहे हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ पर जितनी भी जीवित प्राणी है, संजीव प्राणी हैं, उन इस एनवायरनमेंट से हर कोई प्रभावित होता है। तो यहाँ पर एक पेंगुइन अपनी स्टोरी आपको सुना रहा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है बेटा।
तो आप बड़े ध्यान से सुनेंगे इसे। इट्स गेटिंग हॉटर। इट्स यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? अर्थ के लिए, कि ये अर्थ जो है और गर्म होती जा रही है। हॉट मीन्स गर्म, हॉटर पहले से ज़्यादा गर्म। तो इसमें देखते हैं हम क्या है स्टोरी में। What happens when you go into a greenhouse on a sunny day? ग्रीन हाउस क्या होता है बेटा? एक कांच का, ग्लास का बना हुआ हाउस होता है जिसमें प्लांट्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को रखा जाता है ताकि उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। जितनी धूप की, जितनी सर्दी की, जितनी गर्माहट की उसे ज़रूरत है उतनी उस ग्रीन हाउस में उसे दी जाती है। जैसे अगर कोई प्लांट को सर्दी में उगा दिया जाए और बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है तो वो नहीं उगता, वो जल जाता है, सूख जाता है और नहीं उगता। लेकिन ग्रीन हाउस में उन्हें बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है जो उन्हें चाहिए होता है। ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ जहाँ पर आपके पौधों को कल्टीवेट किया जाता है, पौधों को उगाया जाता है। अब इसमें आपको कहा गया है कि सनी डे। सनी डे क्या होता है? कि बिल्कुल सूरज निकला हुआ दिन हो, उस दिन आप जाकर देखो ग्रीन हाउस में क्या होता है। इट्स हॉट इजंट इट। जो ये ग्रीन हाउस होता है, धूप, बिल्कुल धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, तो उस दिन क्या होता है? ये गर्म होता है, क्या नहीं होता? दैट्स बिकॉज द ग्लास इन द ग्रीन हाउस ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द सन। कि ऐसा क्यों है कि जो ग्रीन हाउस कांच का बना हुआ होता है वो अंदर से गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्रीन हाउस का कांच है, ग्लास है, वो सूरज की गर्मी को ट्रैप करता है, हीट को ट्रैप करता है, कैच करता है अपनी तरफ। एंड दिस गैस कार्बन डाइऑक्साइड डज द सेम इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। और इसी तरह से जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी आपकी गैसेस हैं, अदर गैसेस, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी यही काम करती है पृथ्वी में। इट एक्ट्स लाइक ग्लास इन अ ग्रीन हाउस। कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जैसे ग्रीन हाउस को ग्लास गर्म रखता है ग्रीन हाउस का, उसी तरह से हमारी अर्थ को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है गर्म रखती है। एंड डूइंग द सेम एज माई फेदर्स डू व्हेन आई एम स्विमिंग इन द वेरी कोल्ड सी। अब ये क्या कह रहा है पेंगुइन? डूइंग द सेम, ऐसा ही मैं करता हूँ, मेरे पंख करते हैं, फेदर्स होते हैं पंख। When I am swimming in the very cold sea, पेंगुइन जो है बर्फीले इलाके में रहता है, बर्फीली जगह पर चलता है, कोल्ड सी में चलता है। तो वो क्या कहता है? यही काम, जैसे ग्रीन हाउस का ग्लास जो कांच है वो ग्रीन हाउस को अंदर से गर्म रखता है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अर्थ को गर्म रखती है। और इसी तरह से पेंगुइन के जो फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, वो उसे बर्फीले इलाके में चलने की शक्ति देते हैं। क्योंकि जो बर्फ़ होती है वो उसके पेंगुइन उस तक नहीं, फेदर्स जो पेंगुइन के होते हैं उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचने देते। उसके पेंगुइन के जो फेदर्स होते हैं उसे अंदर से गर्माहट देकर रखते हैं ताकि वो बर्फीले इलाके में चल सके। माई फेदर्स कीप मी वार्म, कि मेरे जो पंख हैं वो मुझे गर्म रखते हैं। द ग्लास इन द ग्रीन हाउस कीप्स द प्लांट्स इनसाइड वार्म, कि जो ग्रीन हाउस का ग्लास है वो ग्रीन हाउस के अंदर जो पौधे हैं उन्हें गर्म रखते हैं। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द प्लैनेट, प्लैनेट क्या है? अर्थ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लैनेट को, अर्थ को गर्म रखती है। ये बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विदाउट इट, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के, वी वुड फ्रीज, अगर हमारी अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो हम जम जाएंगे। इतनी ठंड हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है कि हमारी अर्थ पर गर्मी होती है और हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। अगर हमारी अर्थ पे से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो वी वुड फ्रीज, हम जम जाएंगे। टू मच ऑफ इट मीन्स दैट वी बॉयल, लेकिन अगर इसकी मात्रा एक्सेस से बढ़ जाए तो इसका मतलब होगा कि हम उबलने लगेंगे। क्योंकि ये आपको पहले भी साइंस में भी पढ़ाया जाता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस का
मिश्रण है वो कितना है। अगर इनमें इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम बॉयल, इतनी गर्मी होगी कि हम बॉयल, उबलने वाला काम हो जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ का बैलेंस में होना बहुत ज़रूरी है। टू मच ऑफ इट मीन्स that we boil, people are burning fuels with carbon as their main component। कि जो लोग हैं वो कार्बन को अपने मेन कंपोनेंट के रूप में फ्यूल में यूज़ कर रहे हैं। ऑयल, गैस एंड कोयल आर यूज्ड इन कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस एंड सो ऑन। कि जो ऑयल है, गैस है और कोयला है वो कार्स में, एरोप्लेन्स में, पावर स्टेशंस पर यूज़ होता है। ऐसी सो ऑन, ऐसी ऐसी जगह पर यूज़ होता है। दिस प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स मिक्सड विद ऑक्सीजन दैट वी ऑल ब्रीथ। और ये जो गैसेस हम कार्स, एरोप्लेन्स, पावर स्टेशंस पर यूज़ करते हैं जब, तो इससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच गेट्स मिक्सड विद ऑक्सीजन। जो ये गैसेस रिलीज करते हैं, ऑयल, गैस और कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी ऑक्सीजन में मिक्स होती है। हमारे चारों तरफ ऑक्सीजन है और जब वो कोई धुआं या फिर हम कोई गैस को, ऑयल को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ऑक्सीजन में मिक्स हो जाती है, दैट वी ऑल ब्रीथ, जिसमें हम सांस लेते हैं। एंड सो एड्स टू आवर ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम। और इस तरह से हमारी ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? कि इम्बैलेंस हो जाना ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स में। ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स जैसे नाइट्रोजन 78, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और जिस तरह से भी ये गैसेज है, इनमें इम्बैलेंस ग्रीन हाउस गैस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। दिस वे द प्लैनेट गेट्स वार्म्ड अ लिटल मोर। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इस तरह से हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है, वो और ज़्यादा थोड़ी थोड़ी गर्म होती जाती है। What happens next is not a good news for people or penguins। कि इसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, हमारी अर्थ गर्म होती जा रही है, इसके बाद जो घटता है, जो घटना घटती है, इट इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। ये एक अच्छी खबर नहीं है फॉर पीपल और पेंगुइन्स, लोगों के लिए भी और हम पेंगुइन्स के लिए भी नहीं। हम पेंगुइन्स कौन है यहाँ पर? जो हमें स्टोरी सुना रहा है, पिंगू नाम का एक पेंगुइन। The thing that bothers me is that the ice of the poles is melting fast। कि जो चीज़ मुझे bothers, चिंता किस्ताती है जिस चीज़ की, कौन कह रहा है? ये पेंगुइन कह रहा है। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप कि वो क्या है? द आइस ऑफ द पोल्स। पोल्स जो हमारी अर्थ के पोल्स हैं, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है, वो पोल्स की जो आइस है वो मेल्टिंग फास्ट। मेल्ट मीन्स होते हैं पिघलना, वो जल्दी से पिघलती जा रही है। द आर्कटिक सी आइस इज़ गेटिंग लेस एवरी ईयर। कि जो आर्कटिक सी है उसकी जो जमी हुई बर्फ़ है वो हर साल कम होती जा रही है। गेटिंग लेस, कम होना। एंड द फ्रोजन कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका माई होम इज़ लूजिंग आइस टू। और जो फ्रोजन कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका का, मेरा घर, कहाँ पर रहते हैं पेंगुइन्स? अंटार्कटिका में, वहाँ पर भी बर्फ़ कम होती जा रही है। अदर सीज लाइक द नॉर्थ सी आर वार्मिंग टू। बाकी के जो सी हैं जैसे कि नॉर्थ सी, वो भी गर्म होते जा रहे हैं। दिस मीन्स दैट द फिश विच नीड कोल्डर वाटर्स टू have to swim north and this can have bad effects on marine life। मैरीन लाइफ क्या होती है? समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की लाइफ। इसका मतलब है कि फिश जिसे कोल्डर वाटर्स की ज़रूरत है नॉर्थ में स्विम करने के लिए, दिस कैन हैव बैड इफ़ेक्ट्स। इससे बैड इफ़ेक्ट्स होता है समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए। बट फॉर यू पीपल इट विल बी मच वर्स। वर्स का मतलब और ज़्यादा बुरा। ठीक है कि जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए ये प्रॉब्लम है कि हाँ, वहाँ पे आइस, बर्फ़, ठंडी जगह कम होती जा रही है, मैरीन लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट, लेकिन आप लोगों के लिए ये और भी ज़्यादा बुरी बात होगी। फॉर अ स्टार्ट, सबसे पहले क्या होगा? ऑल द आइस दैट मेल्ट्स विल स्टार्ट टू फिल अप द ओशियंस।
हमारा ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया कि जिसकी वजह से हमारे जो पोल्स की आइस है मेल्ट होती जा रही है, और जब वो सारी बर्फ़ पिघल जाएगी, मेल्ट्स जो पिघलती जा रही है, विल स्टार्ट टू फिल अप द ओशियंस। सबसे पहले क्या होगा, उस बर्फ़ से, पिघली हुई बर्फ़ से जो पानी बनेगा उससे ओशियंस फिल हो जाएंगे एंड मेक देम ओवरफ्लो, और उससे वो बर्फ़ पिघलती रहेगी पोल्स पे, आर्कटिक अंटार्कटिका सी पर जो जमी हुई है, वो पानी बढ़ता जाएगा, पानी की क्वांटिटी अर्थ पर बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा, ओशियंस फिल होंगे। लेकिन कभी ना कभी तो ओशियंस भी ओवरफ्लो होंगे ना, और इससे ओशियंस ओवरफ्लो होंगे, और ओवरफ्लो होकर पानी कहाँ आएगा, ज़मीन पर, जहाँ पर हम रहते हैं और जहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। एंड द वाटर इटसेल्फ विल टेक अप मोर स्पेस सिंपली बिकॉज इट इज़ वार्मर। और पानी जो है उसे हम नहीं रोक सकते, वो अपने आप अपना स्थान ज़्यादा से ज़्यादा घेरता जाएगा, बिकॉज इट इज़ वार्मर, पानी है, गर्मी है, और अगर पानी कहीं पर आता है तो हम उसे रोक नहीं सकते, पानी को जितना स्पेस कवर करना है वो करता है। दैट विल मेक इट ओवरफ्लो इवन मोर ऑन टू द लैंड, और इससे ज़्यादा क्या होगा, जब ओशियंस ओवरफ्लो हो जाएंगे, हमारा जो लैंड है वहाँ पर पानी आएगा। मोर सी एंड लेस लैंड इज़ फाइन फॉर फिश, कि ज़्यादा समुद्री इलाका बन जाएगा, एंड लेस लैंड, ज़मीन कम हो जाएगी। ये फिश के लिए तो अच्छी बात है, उसे स्विम करने के लिए और ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, बट इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर पीपल, लेकिन ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। एंड अदर लैंड एनिमल्स, और बाकी लैंड एनिमल्स, फिश है, वाटर में रहती है, जब पानी पिघले, बर्फ़ पिघलेगी तो फिश को बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाएगा स्विम करने के लिए, लेकिन हम पानी में तो नहीं रह सकते, हम तो ज़मीन पर रहते हैं, सूखी ज़मीन पर घर बनाकर, डिफरेंट टाइप्स के। और जो अदर लैंड एनिमल्स हैं जैसे बफेलोज, काउज, एलिफेंट्स, टाइगर्स, तो ये इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और हमारे लिए some of the low-lying areas which are good for growing food will be flooded first, कि सबसे पहले लो लाइंग एरियाज, नीचे वाले क्षेत्र के जो इलाके हैं जो कि फसलें उगाने के लिए अच्छी हैं, विल बी फ्लडेड फर्स्ट, सबसे पहले फ्लड मीन्स बाढ़ कहाँ आएगी, निचले इलाकों पर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जो पहाड़ी इलाकों से बर्फ़ पिघलेगी तो आपके लैंड पर आएगी, ज़मीन पर आएगी, और कहाँ पर आएगी, जब पानी बर्फ़ पिघलेगी तो कहाँ आएगी, पानी बहता है तो नीचे बहता है। जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, जैसे इलाकों में हम रहते हैं जहाँ पर फसलें ज़्यादा उगाई जाती है, वहाँ पर पानी पहले आएगा, या पहाड़ी इलाके में चला जाएगा, पहाड़ी इलाके में तो बाद में जाएगा क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, तो और पहाड़ों पर इतनी फसलें भी नहीं उगती। तो क्या कहने का मतलब है कि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, अच्छी फसलें जहाँ पर उगती हैं, वहाँ पर फर्स्टली फ्लड आएगा, सबसे पहले फ्लड वहाँ पर आएगा। सम ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ लाइक लंदन, न्यू ऑर्लियंस एंड बैंकॉक विल गेट फ्लडेड टू, और यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जैसे लंदन, न्यू ऑर्लियंस, बैंकॉक, विल गेट फ्लडेड टू, वहाँ पर भी बाढ़ हो जाएगी। और एक बात और, हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। जो लो लाइंग एरियाज़ है, चाहे वो बाहर के इलाके हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के या कहीं के भी हैं, तो वहाँ पर फ्लड आएगी, और ऊपर वाले इलाके में बाद में आएगी, और जो लो लाइंग एरियाज़ है वहीं पर अच्छी फसलें होती हैं। पीपल विल गो हंग्री, और फिर लोग क्या होंगे, भूखे मरेंगे। कैसे मरेंगे, जब पानी की क्वांटिटी अर्थ पर बढ़ जाएगी गर्मी की वजह से, जो हमारे पोल्स हैं वहाँ की बर्फ़, और आर्कटिक अंटार्कटिकास हैं जहाँ पर बर्फ़ की बड़ी बड़ी आइस शीट्स पिघल रही हैं, पानी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, निचले इलाकों पर पानी आएगा जो फसलें उगाने के लिए अच्छी जगह है, और वहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी फ्लड की वजह से, और लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और वो हंग्री होंगे। पीपल विल गो हंग्री। द रियली सैड थिंग विल बी दैट द पुअर पीपल विल सफ़र द मोस्ट, और सबसे बुरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा कौन लोग सफ़र करेंगे इस बात को, पुअर पीपल,
गरीब लोगों के ऊपर ज़्यादा असर पड़ेगा। दैट्स रियली अनफेयर, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अनफेयर है, बिकॉज इट्स द पीपल इन रिच कंट्रीज हु हैव बीन द कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ग्लोबल वार्मिंग, बट द इम्पैक्ट विल बी फेल्ट बाय द पुअर। लेकिन क्या है कि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ के गर्म होने से इतनी सारी इम्बैलेंस होगा नेचर में, उसका असर ज़्यादा किसको झेलना पड़ेगा? गरीब लोगों को। लेकिन इस अर्थ के गर्म होने का रीज़न कौन है? बड़े बड़ी कंट्रीज़ में रहने वाले बड़े बड़े लोग जो पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं, अकेला अकेला एक एक पर्सन अपने अपने एरोप्लेन्स प्लेन्स ले रहा है, वो पीपल इस अर्थ के गर्म होने का और बर्फ़ के पिघलने का कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग। लेकिन सफ़र किसे करना पड़ेगा? गरीब लोग को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।